नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो सुनने में शायद आम लगे, पर असल में ये जिंदगियों से जुड़ा एक बेहद अहम प्रोटोकॉल है। हम बात कर रहे हैं हैंड टूल सेफ्टी और प्री यूज इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल की। ये कोई कागजी नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जो फिजिकल लेबर वाले माहौल में हर रोज जान बचाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। अक्सर बड़ी बड़ी मशीनों से तो हमें बहुत डर लगता है ना? पर एक छोटे से पेचकस या रिंच को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है। हैंड टूल से होने वाली चोटों को अक्सर कम आंका जाता है क्योंकि वो एक एक करके होती हैं। बिल्कुल सच। खराब या मॉडिफाई किए गए टूल्स का इस्तेमाल करने से गहरे कट, पंक्चर, घाव और यहां तक कि फ्रैक्चर जैसी भयंकर चोटें आ सकती हैं। इन्हें हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। आज के इस प्रोटोकॉल के 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, टूल सिलेक्शन और एप्लीकेशन कंप्लायंस। दूसरा, फिजिकल कंडीशन और इंटीग्रिटी इंस्पेक्शन। तीसरा, डिफेक्टिव टूल कंट्रोल वर्कफ्लो। और चौथा, क्रूशियल सेफ्टी रिमाइंडर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले पड़ाव पर, टूल सिलेक्शन और एप्लीकेशन कंप्लायंस, यानी काम के लिए बिल्कुल सही टूल चुनना। ये जॉब साइट पर सुरक्षा का सबसे बेसिक रूल है। अगर शुरुआत में ही गलत टूल चुन लिया तो आगे के सारे सेफ्टी रूल्स बेकार हैं। सेफ और कंप्लायंट इस्तेमाल क्या है? जैसे बोल्ट को कसने के लिए सही रिंच का उपयोग करना, यह बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसी हरकतें जिन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, जैसे रिंच को हथौड़े की तरह पीटना या पेचकस को छेनी बना देना। ये तो सीधे सीधे खतरे को बुलावा देना हुआ। हर टूल का एक खास मकसद होता है और उस मकसद के साथ खिलवाड़ करना दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बनता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फील्ड में खुद के बनाए गए जुगाड़ या मॉडिफाई किए गए टूल्स पर सख्त पाबंदी है। वेल्डेड एक्सटेंशन, काम चलाओ मेकशिफ्ट हैंडल्स, फिक्स्ड ब्लेड वाली यूटिलिटी नाइफ या रिंच पर लगाए जाने वाले पाइप एक्सटेंशन, जिन्हें चीटर बार्स भी कहते हैं, ये सब साइट पर पूरी तरह से बैन है। स्रोत सामग्री साफ तौर पर बताती है कि साइट पर सिर्फ और सिर्फ निर्माता द्वारा प्रमाणित टूल्स ही मान्य हैं। घर का बना कोई भी जुगाड़ एक चलता फिरता खतरा है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, फिजिकल कंडीशन और इंटेग्रिटी इंस्पेक्शन, यानी हर इस्तेमाल से पहले टूल की अच्छे से जांच करना। मान लीजिए टूल तो सही चुन लिया, पर क्या उसकी भौतिक स्थिति सही है? अगर टूल टूट-फूट का शिकार है तो वो उतना ही खतरनाक है जितना कि एक गलत टूल। लकड़ी के हैंडल्स को ही ले लीजिए, उनमें दरारें, स्प्लिंटर्स या ढीलापन बिल्कुल नहीं चलेगा। एक हथौड़े या स्लेज हैमर का सिर उसके हैंडल के साथ एकदम मजबूती से जुड़ा होना चाहिए। जरा सोचिए, काम करते वक्त अगर एक ढीला हथौड़ा उड़कर किसी को लग जाए तो वो एक जानलेवा प्रोजेक्टाइल बन सकता है। ऐसा रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा। इम्पैक्ट टूल्स के मामले में एक और बहुत बड़ा खतरा होता है, जिसे मशरूम हेड कहते हैं। जब छेनी या पंच जैसे टूल्स का लगातार इस्तेमाल होता है तो उनका ऊपरी हिस्सा फैलकर मशरूम जैसा हो जाता है। अगर इस हालत में उस पर जोर से वार किया जाए तो वो टूटकर बिखर सकता है। और स्रोत सामग्री बहुत ही सटीक ढंग से बताती है कि ऐसी स्थिति में वो खराब टूल अनिवार्य रूप से एक छर्रे वाले ग्रेनेड या श्रैपनल ग्रेनेड की तरह काम करता है, जो धातु के नुकीले टुकड़ों को हवा में किसी भी दिशा में तेजी से फेंक सकता है। रेंच और प्लायर्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके जबड़े यानी जॉज किसी भी हाल में मुड़े हुए, खिंचे हुए या घिसे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर खराब जबड़े अचानक फिसल जाएंगे और हाथों का जो हाल होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इलेक्ट्रिकल काम में इस्तेमाल होने वाले इंसुलेटेड टूल्स के मामले में तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंसुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिना किसी कट या दरार के। थोड़ा सा भी डैमेज सीधे इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बन सकता है, जो विनाशकारी साबित हो सकता है। तीसरा हिस्सा बहुत ही क्रिटिकल है, डिफेक्टिव टूल कंट्रोल वर्कफ्लो, जहां खराबी मिलने पर तुरंत एक्शन लेना होता है। अगर जांच के दौरान कोई खराब टूल मिल ही जाए तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल ट्रिगर हो जाता है। ये किसी टिक टिक करती घड़ी की तरह है। इसके 4 कदम हैं। पहला, तुरंत पहचान करें और उस टूल का इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसे बाकी सही टूल से अलग करें। दूसरा और सबसे अहम कदम, सिर्फ 5 मिनट के अंदर उस पर टैग आउट लगाएं, एक साफ, मौसम रोधी, डिफेक्टिव या डू नॉट यूज का टैग। ये 5 मिनट का नियम इस प्रोटोकॉल की तत्परता को दिखाता है। तीसरा कदम, शिफ्ट खत्म होने से पहले सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें और टूल को बदलें। और आखिरी कदम, अगर टूल कंपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिपेयर नहीं हो सकता तो उसे कबाड़ में फेंकने से पहले शारीरिक रूप से नष्ट कर देना चाहिए, जैसे कॉर्ड काटना या शाफ्ट मोड़ना, ताकि कोई उसे दोबारा इस्तेमाल न कर सके। और अब आखिरी हिस्सा, क्रूशियल सेफ्टी रिमाइंडर्स, यानी टूल बॉक्स टॉक। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं फील्ड की सच्चाई की।
रेंच मैकेनिक्स का सबसे बेसिक और शायद सबसे ज्यादा भूल जाने वाला नियम है पुल, यानी अपनी तरफ खींचना। ये एक ऐसा दृश्य है जो सबके दिमाग में छप जाना चाहिए। स्रोत सामग्री इस बात पर विशेष जोर देती है कि रेंच को हमेशा अपनी तरफ ही खींचना चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत नियम है डोंट पुश, यानी धक्का ना दें। ये भौतिक विज्ञान का एक सरल सा नियम है। अगर रेंच को दूर धकेला जाता है और वो अचानक फिसल जाए तो नतीजा क्या होगा? हाथ आगे जाएगा, पोर्ट छिल जाएंगे, यानी स्क्रैप्ड नकल्स, या आसपास के स्टील वर्क से टकराकर हाथों में गंभीर चोट आएगी। ये एक ऐसा मैकेनिकल फैक्ट है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। तो आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या सच में कुछ मिनट बचाने के लिए एक टूटे हुए टूल के साथ शॉर्टकट लेने की कीमत एक भयंकर चोट से चुकानी चाहिए? क्या ये रिस्क लेने लायक है? इस सवाल का जवाब ही एक सुरक्षित कार्यस्थल की नींव है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से ये पूरा प्रोटोकॉल बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। याद रखिए, सेफ्टी कोई विकल्प नहीं है, ये काम का ही एक हिस्सा है। हमेशा सही टूल चुनें और सुरक्षित रहें। Hand tool injuries rarely announce themselves in advance. They build up invisibly, one over-torqued bolt or frayed handle at a time, until a stressed metal wrench violently snaps off a bolt. It is easy to develop a false sense of security with damaged equipment. You might use a tool with a slight bend or a taped-up handle for weeks without issue, allowing you to ignore the structural risk. To counter this, we use the formal hand tool safety and pre-use inspection protocol. The objective of this system is to permanently identify and eradicate dangerous tools from the job site. Before executing this protocol, ensure you have the necessary prerequisites in place: your daily hand tools, standard personal protective equipment like gloves and glasses, highly visible defective danger tags, and a designated segregation area. Safety doesn't happen at the exact moment of an accident. It is engineered through rigorous preparation and physical inspection before the shift ever begins. The foundation of this protocol rests on a single critical safety rule: the right tool for the right job. Looking at the top section, we see the standard for compliance. Manufacturer-certified tools are compromised when used for unapproved tasks. For example, using a screwdriver as a chisel applies intense strike force to the handle. It can easily shatter. Because specific tools are engineered for specific physics, we enforce a strict prohibition against field-modified tools. These are non-standard, homemade, or manually altered pieces of equipment. Referencing the prohibited tools list in the bottom right corner of this section, any found during an audit must be removed immediately. This includes welded extensions, makeshift handles, ground-down wrenches, fixed-blade utility knives, and placing a pipe extension over a wrench handle for leverage. Utilizing a modified or incorrect tool is never a shortcut for efficiency. By altering the physical limits of the equipment, you are actively engineering a future accident. Now we initiate the visual and physical inspection phase. You must audit 4 core categories of hand tools before any task begins. Looking at the first panel, we start with wooden handles. Check the surface for splinters, cracks, or a loose fit. For hammers, verifying the head is securely wedged into the handle is critical. A loose head will detach mid-swing. Moving to the second panel, inspect impact tools like chisels, punches, and wedges. You are checking the striking surface for a highly dangerous defect known as a mushroomed head. Mushrooming occurs when heavy strikes deform the tool's metal outward over time, creating thin, brittle overhangs. Under the stress of another heavy blow, these overhanging edges violently shatter, launching sharp metal fragments through the air. In the third panel, we transition to wrenches and pliers. Check the jaws for any splaying, stretching, or extreme wear. Damaged jaws cannot grip bolts properly and will slip under pressure, causing a sudden impact injury to your hand. Finally, the fourth panel outlines insulated tools for electrical work. Verify that the protective insulation layer is completely intact, free of cuts, and accurately rated for the voltage of the system you are servicing. A minor splinter or a small cut in an electrical grip might seem trivial, but overlooking even a microscopic physical defect is an active invitation for a major injury. Inspecting the tools is only half the process. You must also apply the correct physics when handling them. The fundamental biomechanical rule of hand tools is simple: always pull a wrench toward you, never push it. This diagram illustrates the consequences of pushing. If you push a wrench and the bolt gives way, momentum carries your hand forward. This results in scraped knuckles or a smash injury against adjacent steelwork.
If you discover a damaged tool or experience a failure, you must immediately execute the 4-step defective tool control workflow to neutralize the hazard. The document maps the defective tool workflow. Step 1. Stop using and segregate the item. Step 2. Attach a defective tag within 5 minutes. Step 3. Hand the tool to a supervisor for a replacement. Step 4. If unrepairable, it undergoes mandatory physical destruction. Physical destruction, like cleanly cutting electrical cords in half, is non-negotiable. Throwing a damaged tool in a bin leaves it vulnerable to unauthorized salvage. A dangerous tool is never truly removed from the ecosystem until it is physically rendered incapable of being reused. Maintaining this ecosystem is not solely the responsibility of the individual worker. Supervisors bear the mandate to actively audit the work environment. This blue panel in the bottom right corner establishes essential leadership duties. Supervisors must conduct regular toolbox talks, rigorously enforce the tagging and removal workflow, ensure adequate tool storage, and lead by example every day. A true culture of safety relies on active oversight. When supervisors enforce the standard on the floor, they transform individual compliance into a site-wide mandate. By completing these visual and physical audits, you systematically eliminate the unseen risks in your equipment. You now possess a fully inspected, certified toolkit ready to deploy safely for your shift. A safe job site is built by upholding a strict standard. The right tool, in good condition, in the right hands, every single time. Inspect today, protect tomorrow.